चलिए, तो मैप शुरू करें हम लोग। आज आप लोग का पहला क्लास है। मैप जैसे ही हम पढ़ा देंगे तो आप लोग का हम एसएसटी शुरू कर देंगे चैप्टर। और विश्वास रखिए, आपको चैप्टर समझ में तेजी से आएगा। जैसे ही आप मैप पढ़ लेते हैं, मैप पढ़ने के बाद आपको जो एसएसटी का जो चैप्टर है, एसएसटी जो है ना, आपको आसान लगेगा और आप एसएसटी को समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या? इसीलिए मैप जरूरी है। सबसे पहले देश दुनिया कहाँ पर क्या है, कहाँ पे कौन महासागर है, कहाँ पर कौन सा देश है, कंट्री है, कहाँ पे कौन सा पर्वत है, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। कौन सा देश किस महाद्वीप में है, हाँ या ना, उस देश के सामने कौन सा महासागर है, तो ये सब जरूरी है मालूम होना। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग मैप पढ़ेंगे, समझिए। उसके बाद हम लोग एसएसटी को शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ आपके सामने एक मैप है। इस मैप का नाम है पॉलिटिकल मैप, क्योंकि इसमें आपको देश दुनिया के बारे में पता चलता है। कहाँ भारत है, भारत का सीमा कहाँ तक है, कहाँ पाकिस्तान है, कहाँ अफगानिस्तान है, कहाँ पे भूटान है, ये सब चीजों के बारे में आपको यहाँ पता चलता है। इसीलिए ऐसे मैप को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल मैप। और जिस मैप में आपको पता चलेगा पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, हाँ ना, समुद्र, इन जिसमें भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में पता चलेगा, उसे हम लोग फिजिकल मैप कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल मैप। क्या कहेंगे? फिजिकल मैप। और एक खास प्रकार का मैप होता है जिसमें आपको है ना उष्मा के बारे में पता रहेगा, है ना, हीट के बारे में, ट्रैफिक के बारे में पता लगेगा। उसको कहेंगे थेमेटिकल मैप। क्या कहेंगे? थेमेटिकल। किसी खास चीजों को डाल करके, इंडिकेट करके बनाए गए मैप को हम लोग कहते हैं थेमेटिकल मैप। क्या कहते हैं? थेमेटिकल। खैर, दो तरह का मैप के बारे में आपको ज्यादा जानना है। पहला है फिजिकल मैप, चलो आप बैठो जल्दी से। और दूसरा है आपका पॉलिटिकल मैप। ये है पॉलिटिकल मैप। इसमें आपको देश दुनिया का नाम के बारे में, कौन सा शहर कहाँ पर है, कौन सा क्या कहते हैं, जिला कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी इसमें प्राप्त होता है। ठीक है। अब चूंकि देखिए, हम लोग का जो वर्ल्ड है, पूरा का पूरा विश्व है, ये बहुत बड़ा है। हाँ ना, ये पृथ्वी बहुत बड़ा है। और इस पृथ्वी पे कई सारा देश है, कई सारा देश है। और इतना इतना देशों को एक बार में पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना पूरी ज्योग्राफी में एक बार बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब रोटी को एक बार नहीं खा पाते हैं तो तोड़ तोड़ के खाते हैं कि नहीं? एक रोटी को जब हम लोग नहीं खा पाते एक बार में तो तोड़ तोड़ के खाते हैं। मोमो भी देखना ना, कई लोग काट काट के खाता है, कोई लोग एक के बार में डाल लेता है। खाली धीपलो नहीं रे ढेर, नहीं तो अंदर डाल लिया फिर निकाल के ऐसे ऐसे करके फिर डाल लिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो खैर, वो सब अलग बात है। चलिए सुनिएगा। तो इसीलिए चीजों को हम आसान बनाने के लिए हल्ला नहीं करना। हल्ला करेगी फिर पिटा जाएगी। ये हम लोग का मान लेते हैं पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। ठीक है ना? ये हम लोग का क्या है बाबू? पृथ्वी है। चलिए, ये हम लोग का पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी नीला काहे दिख रहा है? वेरी गुड, जल है। ये हम लोग का पूरा पृथ्वी है। और पृथ्वी का अध्ययन एक बार में करना संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग पृथ्वी का अध्ययन तोड़ तोड़ के करते हैं। कैसे करते हैं? तोड़ तोड़ के। रोटी तोड़ तोड़ के खाते हैं। अगर वही एगो स्नैक्स बिस्कुट रहा तो उसको तोड़ तोड़ के खाएंगे? एक के बार में कैसेट नहीं धसा देते हैं, हाँ ना। स्नैक्स बिस्किट छोटा आता है ना रे, हाँ ना। 5 टकिया बिस्किट जो आता है, ये सब छोटा छोटा था। पार्ले जी फिर भी आदमी 2 बार 3 बार खा लेता है, 2 3 बार तोड़ तोड़ के। लेकिन छोटका बिस्किट एक बार कैसेट नहीं डाल लेता। यस यू नो। लड़की लोग का फिर भी एक चीज होता है कि फिर भी वो लोग तोड़ तोड़ के खाने के लोग आदत है ना। और लड़का लोग तो यार मैरीगोल्ड बिस्किट डाल लेता है, इधर निकाल लेता है इधर बड़का होता है ना मैरीगोल्ड बिस्किट तो क्या, लड़का लोग का तो अलगे है। उन लोग के पास इतना समय नहीं है कि इतना ताम झाम करे। सही है कि नहीं? है, भर मुंह भर लिया है बस। चलो। और जब उधर बोलेगा ना तो उधर उसका आटा नहीं है, मैदा वो छिड़ियाएगा बाहर खैर चलो, यहाँ ध्यान देना, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, एक बार में पढ़ना संभव नहीं है। तो पृथ्वी को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? पृथ्वी को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे? तो पृथ्वी को हम लोग आधा आधा बांट देंगे। आ जाओ। हम पृथ्वी को क्या करेंगे? आधा आधा बांट देंगे। पृथ्वी क्या है? एक भूमि का एक भाग है, भूमि का एक टुकड़ा है। और इस भूमि के टुकड़ा को हम लोग क्या किए? आधा बांट दिए। क्या कर दिए? आधा बांट दिए। हाँ ये ना। ये पूरा का पूरा पृथ्वी को एकदम पूरा पूरी आधा आधा बांट दिए। कैसे बांटे हैं? आधा आधा बांट दिए। जैसे मम्मी रोटी लाती है तो सबसे पहले मम्मी फोल्ड की रोटी ऐसे तोड़ देती है ना, आधा आधा कर देती है। क्या आधा भी तुम लोग एक बार में धसाता है कि उसको भी आधा को और आधा करता है ना? तो उसी तरीके से यहाँ पर पृथ्वी को भी पढ़ने के पहले, रोटी को खाने के पहले, पृथ्वी को
पढ़ने के पहले हम आधा आधा तोड़ दिए, क्या किया, आधा आधा तोड़ दिए। और पृथ्वी एक भूमि का टुकड़ा है, भूमि का टुकड़ा है, तो भूमि का मध्य में एक रेखा खींच दिए। भूमि जो है वो क्या है, भूमि के मध्य में क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिए। यस यू नो, इसीलिए इस रेखा का नाम रखा गया, भूमि के मध्य में खींचे है ना, तो भू मध्य, क्या खींचा गया, भूमध्य। और ये एक रेखा खींचे, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे भूमध्य रेखा। क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा। भूमि के मध्य में, पृथ्वी एक भूमि ही है ना, इसी भूमि पर पहाड़ है, समुद्र है, नदी है, तालाब है, आपका घर है, सभ्य का घर है, वृक्ष है, जंगल है। तो इस पूरे पृथ्वी के मध्य में एक रेखा खींच दी है, जिसका नाम हम रखे क्या, भूमध्य रेखा। क्या नाम रखे, भूमध्य। अब बात आ रहा है, क्या ये सच में रेखा है, तो क्या, तो बाबू ये पृथ्वी पे सच में रेखा नहीं है, चीजों को पढ़ने के लिए हम ऐसा किए हैं, अध्ययन करने के लिए चीजों को ऐसा किए हैं। बोलो हाँ है ना। हम संख्या को बांटे थे, जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, पहला चैप्टर, तो क्या चैप्टर पढ़ाए जो उसको हम बांटे, क्लासिफिकेशन जो किए, चीजों को आसान बनाने के लिए किए थे ना। हम साइंस को दो वर्गों में बांटे, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस को वापस से दो भागों में बांटे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बायोलॉजिकल साइंस को वापस से दो भागों में बांटे, जूलॉजी और बॉटनी। तो क्यों बांटे, आसान बनाने के लिए ना, कि कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। जिसको फिजिक्स पढ़ना है फिजिक्स पढ़ लो, जिसको केमिस्ट्री पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ लो, जिसको बायोलॉजी पढ़ना है बायोलॉजी पढ़ लो, जिसमें बायोलॉजी में भी बॉटनी पढ़ना बॉटनी पढ़ो, जूलॉजी पढ़ना जूलॉजी पढ़ो। तो चीजों को आसान बनाने के लिए, यस यू नो, उसी तरीके से हम चीजों को आसान बनाने के लिए ऐसा किए। अब ये भूमध्य रेखा जो है ना, ये हिंदी नाम है, कैसा नाम है, हिंदी, ठीक है ना। अब पढ़ना हम लोग को ज्योग्राफी है, क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी है। इसीलिए ज्योग्राफी में इसी का नाम, ज्योग्राफी में इसी का नाम जो है, ये विषुवत रेखा, क्या नाम है, विषुवत रेखा है। क्या नाम है, विषुवत रेखा। इसी का ज्योग्राफी में क्या नाम है, विषुवत रेखा नाम है। क्या है, विषुवत रेखा है। कोई दिक्कत है क्या, हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य, क्योंकि ये भूमि को आधा आधा मध्य में बांटता है, इसलिए भूमध्य। और ज्योग्राफी में इसका नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है, विषुवत रेखा। ये जो है ना, पृथ्वी के साथ 0 डिग्री पर झुका हुआ है, 0 डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का, 0 डिग्री का। तो पृथ्वी पर जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट रेखा है, वो क्या है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, जो 0 डिग्री पर, कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री। दीदी कितना डिग्री पे चश्मा वाली दीदी, 0 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, ये 0 डिग्री। ओ तुम भी चश्मा वाली दीदी है, लेकिन पहनी नहीं है, तो वो दिख जाता है ना, पक्का ना। चलिए ठीक है, ये 0 डिग्री पर, कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं ना, ए भैया, दिक्कत हो रहा तेरा, पक्का ना, एकदम दिक्कत नहीं होना देना, ठीक है। ये 0 डिग्री पर, चलिए अच्छी बात है। अब देखो, फिर भी तुम देखो, ये जब विषुवत रेखा पे बांटे, तो ये पृथ्वी जो है ना, दो भागों में बटा। पृथ्वी कितने भागों में बटा, दो भागों में। हाँ ये ना, ये पूरा गोला था, पहले क्या था, गोला था, पृथ्वी क्या था, एक गोला था। हाँ ये ना, पीके जो बोलता है, क्या बोलता है, हम दूसरे गोला का है। गोला का मतलब यही ना, पृथ्वी क्या है, एक गोला है। अब गोला को हम बांट दिए, आधा बांट दिए, क्या कर दिए, आधा बांट दिए। जब पृथ्वी को आधा बांट देंगे, इन गोला को आधा बांटेंगे, उसको कहेंगे गोलार्ध। क्या बोलेंगे, गोलार्ध। तो ये क्या हो गया, पृथ्वी को जब बांट दिए, तो ये हो गया गोलार्ध। क्या हो गया, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या हो गया, गोला का आधा हो गया, गोला का आधा। तो दो भागों में बटा, एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला। तो ये भी हो गया क्या, गोलार्ध। क्या हो गया, गोलार्ध। क्या हो गया बाबू, गोलार्ध। तो विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटता है, दो गोलार्ध में। क्या गो, दो गो, एगो ऊपर वाला एगो, एगो ऊपर वाला एगो, एगो ऊपर वाला और नीचे, ठीक है ना। ऊपर वाला को ऊपरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊपरी। और ऊपरी बोलते हैं ना, ऊपर वाला को ऊपरी, ऊपरी ऊपरी बोलते बोलते उत्तरी हो गया, ये क्या हो गया, उत्तरी। इसीलिए ऊपर वाला गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। कौन सा गोलार्ध बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोल देते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ में आ रहा है क्या, गोला का आधा, ये इसको संधि विच्छेद करेंगे तो गोला का आधा, गोलार्ध, गोलार्ध, गोला का आधा, गोलार्ध। ऊपर वाला जो गोलार्ध है उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला को क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इंग्लिश में अगर हम बोले तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, और नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ। और गोलार्ध को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हेमी स्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर, हेमी स्फेयर। जब आप पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पढ़िएगा तो उस समय भी हम बताते हैं, गोला जब पढ़ाते हैं, गोला को स्फेयर और गोला का आधा को हेमी स्फेयर। क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर। हाँ है ना, इधर भी हो गया आपका क्या, हेमी स्फेयर। क्या हो गया,
हेमिस्फेयर। तो यहाँ पर दो भागों में बट गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो बताइएगा, पृथ्वी के मध्य में खींची गई विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटती है? दो गोलार्ध, ऊपर वाला को, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना, पक्का ना, झूठ नहीं बोलिएगा। विषुवत रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 0 डिग्री का। कितना डिग्री का? 0। विषुवत रेखा का ही दूसरा नाम क्या है? भूमध्य रेखा। क्या नाम है? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे क्या बोलते हैं? इक्वेशन नहीं बोलते, इक्वेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक इक्वेटर। होशियारी के चक्कर में चल जाएगा, कहाँ जाएगा? ऊपर ऊपर तो अभी है टाइम, इसलिए होशियारी नहीं देना, समझ में आ रहा है क्या? बकलोल रह जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? अभी यहाँ क्या समझे? विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य में खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? परिभाषा आपको अपने से बनाना है ना? कहेगा भूम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध क्या है? तो बोलिएगा विषुवत रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अच्छी बात है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, धीरे धीरे समझना है। ए जाओ इसमें भाई। चलो, ये तो हो गया, ये रेखा क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन फिर भी बाबू पृथ्वी इतना बड़ा है, तुम यहां ध्यान देना, पृथ्वी इतना भरा है। अब पृथ्वी के मध्य में एगो हम इस तरीके से विश्व रेखा कर खींच ही दिए। अगर बीच में इतना बड़ा विश्व रेखा खींच दिए, फिर भी देखो ऊपर में कितना बड़ा भाग है, नीचे कितना बड़ा भाग है। खा पाएंगे हम? पढ़ पाएंगे हम लोग? नहीं पढ़ पाएंगे। ये तो रोटी वाला हाल हो गया। ये रोटी थोड़ी भटूरा है, हाँ ये ना, भटूरा बड़ा होता है ना। अगर हम दो भाग में बांटियो दे तो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। उसको और तोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा करना पड़ेगा, तब ना कोर बनेगा, तब खा पाएंगे, हाँ है ना? तो हम लोग क्या किए, इसको और इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, इसको हम सरल बनाने के लिए ऊपर में भी एक रेखा इस तरीके से खींच दी है। आप कहेंगे ये टेढ़ा का है क्या? पृथ्वी गोल है, और गोल पे जब आप वृत्त पे जब ऐसे रेखा खींचेगा तो सीधा नहीं खिंचाएगा। और चूंकि हम पे बीच वहां में था ना, इसीलिए ऐसे खिंचा गया, दिख रहा आपको? बात समझ में आ रहा है क्या? ऊपर की ओर जाएगा तो ऐसे ये दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? जैसे गला गोल है, ऐसे ही करके दिखता है, हार है कि नहीं? उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे दिखेगा। तो ऊपर में एक और रेखा खींच दी है। इस रेखा का नाम हम रख दिए कर्क रेखा। क्या नाम रख दिए? कर्क रेखा। क्या नाम रख दिए बाबू? इसको हम लोग बोल देते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। तो बताओ, ऊपर में कर्क रेखा खींचे, नीचे वाला से दुश्मनी है? तो नीचे वाला क्या तनी को कहा है कि एक के बार में हम लोग उड़ा देंगे? नीचे भी तो बड़ा है, जितना ऊपर उतना नीचे भी, इसीलिए नीचे को भी हम लोग एक और रेखा खींच दिया। इसका नाम हम लोग कर्क रेखा नहीं रखेंगे, दूसरा नाम ना रखना होगा। इसका नाम रख दिया मकर रेखा। कौन सा रेखा नाम रख दिए? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। बीच में विषुवत रेखा। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। कितना डिग्री का कोण बनाता है? ये बनाता है 0 डिग्री का। ऊपर वाला जो ये है 27.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? आप देखिएगा ना, पृथ्वी थोड़ा झुका हुआ मिलेगा आपको, कभी पृथ्वी सीधा नहीं मिलेगा, हल्का सा झुकाव मिलेगा। क्या मिलेगा? झुकाव। इसीलिए 27.5 डिग्री पे झुका हुआ। कितना? 27.5। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो मकर रेखा है, ये भी 27.5 डिग्री पर झुका हुआ है। ओ सॉरी, हम भी उल्टे बोल दिए, 23.5 डिग्री पे बाबू। ठीक है, ये जो है 23.5 डिग्री पर क्या है? झुका हुआ है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा कितने डिग्री पे झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पे। कितने डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। तो बोलिएगा, विषुवत रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र को क्या बोलते हैं? क्षेत्र कर्क रेखा नहीं है, उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? नीचे वाला क्षेत्र
उत्तरी गोलार्ध में कोई एक इंपोर्टेंट रेखा का नाम बताओ। कर्क रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर, विषुवत रेखा के नीचे मकर रेखा। विषुवत रेखा कितना डिग्री? 0 डिग्री। मकर रेखा, कर्क रेखा, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा हो गया, फिर भी हमको बहुत बड़ा क्षेत्र है पढ़ने के लिए। जैसे हम अगर यहाँ पर एगो इस तरीके से रेखा खींच भी दे, इस तरीके से, इस तरीके से कर्क रेखा इस तरीके से अगर हम खींच भी दे 27.5 डिग्री पर, ये कर्क रेखा है, ये मेरा विषुवत रेखा। फिर भी देखो ऊपर में कितना क्षेत्र है, एक एक देश है बड़का बड़का, तो फिर क्या अध्ययन करना आसान रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ पर ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा। कौन सा रेखा? मकर रेखा। इसीलिए और चीजों को आसान बनाने के लिए हम लोग ऊपर में एक और रेखा खींच दिए, ऊपर में एक और रेखा खींच दिया, जिसका नाम हम लोग क्या रख दिए बताओ? आए? आर्कटिक रेखा। क्या नाम रख दिए? आर्कटिक रेखा। ऊपर में एक और रेखा खींच दी जिसका नाम रख दिया आर्कटिक रेखा। उसी तरीके से ऊपर में जब खींचे हैं तो नीचे में भी एगो खींचना पड़ेगा जिसका नाम रखे अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम रख दिया? अंटार्कटिक रेखा। कितना, कौन सा रेखा? अंटार्कटिक रेखा। ऊपर वाला जो आर्कटिक रेखा है ये कितना डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 66.5 डिग्री पर। उसी तरीके से यहाँ पर जो अंटार्कटिक रेखा है ये भी 66.5 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 66.5 डिग्री। अब देखिए 66.5 डिग्री और 23 डिग्री, 23.5 जोड़िएगा तो कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो ध्यान से सुनिएगा, उत्तरी गोलार्ध में दो इंपॉर्टेंट रेखा कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में दो इंपॉर्टेंट रेखा मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक इसलिए क्योंकि नीचे में एक महाद्वीप जिसको है अंटार्कटिका कहते हैं, जहां बर्फ घिरा हुआ है, बर्फ ही बर्फ है, इसीलिए इसका नाम अंटार्कटिक का रेखा भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? तो दो रेखा है इंपॉर्टेंट जो 66.5 डिग्री पर है, दो रेखा इंपॉर्टेंट जो 23.5 डिग्री पर, एक रेखा इंपॉर्टेंट जो 0 डिग्री पर है। ये टोटल 5 रेखा हो गया। कितना रेखा हो गया? 5 गो रेखा हो गया। क्या गो रेखा हो गया? 5 गो रेखा। चलिए क्या गो रेखा हो गया? 5 गो रेखा। तो ऊपर में जो रेखा है इसका नाम क्या है? आर्कटिक रेखा। क्या नाम है? आर्कटिक रेखा। हिंदी इंग्लिश दोनों एक के नाम होता है। और नीचे में भी एक रेखा है जिसका नाम क्या लिखे हैं? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक रेखा। 66.5 डिग्री। कितना डिग्री है? ये भी 66.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री है। और ये भी 23.5 डिग्री। और ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? पक्का बोलो हाँ ये ना? अब यहाँ पर देखो ऐसा काहे बांटा गया। अब आपके मन में एक बात आता होगा कि ये कर्क रेखा यहीं पर काहे लिया, मकर रेखा यहीं पर काहे लिया, ये रेखा में बांटने का क्या मतलब बना? एक तो है अध्ययन को आसान बना सके, चीजों को आसान बना सके, आराम से पढ़ सके। एक और कारण है। क्या कारण है? तो ध्यान से सुनना। देखो ये पता है क्या है? ये सूर्य है। ए, सूर्य है। चलो ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। सूरज अच्छा लग रहा है?
कलर चेंज कर देते इसका। ए, छी, ये और अच्छा नहीं लग रहा है, फालतू लग रहा है। हल्का सा लाली टाइप का रखते हैं। ऐसा ही ठीक, चलो हटाओ। ये सूर्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो विषुवत रेखा है, सूर्य जो है विषुवत रेखा के काफी करीब रहता है। क्या रहता है? करीब रहता है। बात समझ में आ रहा है क्या? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप देखिए कोई भी गोला, देखिए गोला का ये वाला भाग जो उधर बाहर की तरफ उभरा जाओ, वहां से ले आना ग्लोब, जाओ उधर से ग्लोब ले आना। बाहर वाला भाग जो रहेगा ना, ये उभरा हुआ रहता है। क्या रहता है? उभरा, बहुत ज्यादा बाहर रहता है। क्या रहता है? बाहर। गोला देखिएगा ना, तो गोला सपाट टाइप का ऐसा होता है ना, तो एक भाग जो देखिएगा ना बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा। कैसा रहेगा? उभरा। यही भाग है विषुवत रेखा वाला भाग। विषुवत रेखा वाले भाग पर सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पड़ता है, लंबवत पड़ता है। कैसे पड़ता है? लंबवत। कैसे पड़ता है? लंबवत, यानी डायरेक्ट पड़ता है। और अगर कहीं भी सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पड़े यानी लंबवत पड़े, वहां पर सबसे ज्यादा धूप उत्पन्न होगा, यानी उष्मा उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? धूप उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? धूप, यानी उष्मा उत्पन्न होगा। यानी विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या उत्पन्न होगा? गर्मी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? गर्मी उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? गर्मी उत्पन्न होगा। 2 मिनट हो जाना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो याद देखिएगा, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या उत्पन्न होगा? गर्मी। कारण क्या है? तो बोलिएगा, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में यानी विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में सूर्य जो है वो लंबवत पड़ता है। क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। अब जब मेरा सूर्य यहाँ लंबवत पड़ेगा तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा, उष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। और ये जो है ना, चमक चमक के, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दोपहर के समय में धूप खड़े पड़ता है, और जैसे जैसे ढलता है तो धूप क्या होता है? तिरछा पड़ने लगता है। कैसा पड़ता है? तिरछा। दोपहर में देखिएगा परछाई खड़े बनेगा, लेकिन सुबह के समय क्या होगा? तिरछा पड़ता है। और शाम के समय कैसा पड़ता है? तिरछा पड़ता है। ले आओ, तो छोड़ो नहीं, फोड़ फाड़ दिया है। यहाँ पर देखिएगा, अभी ये वाला भाग अंदर धसा हुआ है, और ये वाला भाग कहाँ है? बाहर में। जिस कारण से अगर धूप का प्रकाश पड़ेगा, यानी लाइट जो पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश यहीं पे खड़े पड़ेगा। यहीं पे क्या पड़ेगा? खड़े पड़ेगा। इस कारण से यहाँ पे गर्मी ज्यादा उत्पन्न होगा, गर्मी ज्यादा। तो विषुवत रेखा के पास जो धूप है, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, वो सबसे ज्यादा पड़ता है। जिस कारण से इस जगह पर सूर्य का प्रकाश भी पहुंचता है, और सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उष्मा भी पहुंच पाता है। क्या पहुंच पाता है? उष्मा और प्रकाश दोनों पहुंच पाता है। जिस कारण से ये वाला भाग पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। अब यहाँ पर क्या हुआ? जब दोपहर है तो खड़े ऐसे पड़ रहा है, धीरे 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 यहाँ पहुंचेगा, फिर धीरे 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 यहाँ। यानी सूर्य का जो प्रकाश है, यानी सूर्य जो है वो लंबवत कहाँ जाता है? कर्क रेखा तक, अंतिम लास्ट कर्क रेखा तक जाएगा, और लास्ट मकर रेखा तक जाएगा। इसके अंदर नहीं हिलेगा, प्रकाश हिलेगा, लेकिन सूर्य का जो लंबवत प्रकाश है वो कभी अंदर नहीं हिलता है। यानी सूर्य का प्रकाश जो है ना, वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही गति करते रहता है, मूव करते रहता है, मोशन करते रहता है, तैरते रहता है, घूमते रहता है। बात समझ में आ रही है क्या? यही कारण से ये वाला क्षेत्र सूर्य प्रकाश इधर रहेगा। यही कारण से ये देखिए एक क्षेत्र बन जाता है, जो गर्म क्षेत्र बन जाता है। क्या क्षेत्र बन जाता है? गर्म क्षेत्र, क्योंकि धूप एकदम लंबवत पड़ता है। कैसा पड़ता है? लंबवत। ये क्षेत्र पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। कैसा हो जाता है? गर्म। सीज जाता है, एकदम भयानक गर्म हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको क्या कहेंगे? गर्म हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे गर्म क्षेत्र, उष्ण क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उष्ण क्षेत्र, यानी गर्म क्षेत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गर्म क्षेत्र, यानी उष्ण क्षेत्र हम इसको क्या करेंगे? बोलेंगे। लेकिन ज्योग्राफी पर है ना, ज्योग्राफी में उष्ण को तो उष्ण ही बोला जाता है ना, लेकिन क्षेत्र को बोला जाता है कटिबंध। क्या बोला जाता है? कटिबंध। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। अगर आपसे पूछेगा उष्ण कटिबंध क्या है, तो बोलिएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना? तो ये क्षेत्र कहलाएगा उष्ण कटिबंध। आप मेरा बात को समझो, ये तो समझ गए ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध में गर्मी बवाल, खूब धूप पड़ेगा, खूब गर्मी होगा। बोलो हाँ या ना? अब जब धूप पड़ता है, जब गर्मी पड़ता है, तो सबसे ज्यादा पानी का क्या होगा? अवशोषण होगा, जलवाष्प बनेगा। क्या बनेगा? जलवाष्प। क्या बनेगा? जलवाष्प। अब मेरे बात को ध्यान से सुनना, सबसे ज्यादा जलवाष्प यानी वहां का पानी बहुत ज्यादा मात्रा में उठ के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब बताओ, जब वहां का पानी जो है धूप ज्यादा पड़ने के कारण वहां पे भोरे भोर धूप पड़ने लग जाता है, भोरे भोर से,
12 बजे 1 बजे तक तो बिखिया के धूप पड़ता है, खतरनाक बिखिया देता है। हाँ ये ना, भयानक धूप पड़ता है, जिस कारण से वहां का सारा पानी, अधिकांश पानी जो समुद्र के आसपास का पानी है, वो जल वाष्प बन के ऊपर चला जाता है। ऊपर जब गया और ऊपर से आए जा रहा, भाप बने जा रहा है, क्योंकि गर्मी तो बरकरार है। आप चूल्हा बंद किए नहीं है, चूल्हा जले हैं, गर्म हुए जा रहा, खोले जा रहा, खोले जा रहा, पूरा का पूरा जलवाष्प ऊपर चला जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि जलवाष्प का मात्रा बादल में इतना ज्यादा हो जाता है कि अब उसका होल्डिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम आपके माथा पे एक बुक दिए, बर्दाश्त कर लिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, 8 दिए, 500 तक दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब थोड़ा सा आपका मुड़िया जो है ना लड़क लड़क होने लगा है, और देते जा रहे और देते जा रहे और रुकने का नाम, तो एक समय आएगा जब आप सब की दबाव पटक दीजिएगा। उसी तरीके से जलवाष्प बन के जाए जा रहा है, बादल बोल रहे हो गया रे, अब कत्तल आएगा, हो गया रे, हो गया। और वाष्प ऊपर जाने पर ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। ऊपर जाने पर सब खत्म, पूरा ठंडा हो गया, भारी हो गया। अब वो खत्म, 1 से 1.5 बजता है कि वहां पर ऊपर से बादल सारा का सारा नीचे आना शुरू हो जाता है, जिस कारण से ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, भर दिन भयानक वर्षा पड़ता है। भयानक धूप निकले या वर्षा पड़ रहा है, धूप निकल ले वर्षा पड़ रहा है। कारण क्या है? जलवाष्प का मात्रा ऊपर जा रहा है, जिस कारण से वह गर्मी बहुत ज्यादा है, जलवाष्प का मात्रा ऊपर गया, ठंडा गया, और बहुत ज्यादा हो गया तो खूब है। तो यहाँ पे पानी खूब पड़ता है, प्रचंड पानी पड़ेगा, खूब वर्षा होता है। विश्व रेखा में गर्मी पूरा पड़ेगा और वर्षा पूरा पड़ेगा। गर्मी पूरा हो रहा है, वर्षा खूब हो रहा है, जिस कारण से अब वर्षा होगा, गर्मी पड़ा, धूप भी बहुत मात्रा में है, तो पेड़ पौधा को और चाहिए क्या? यही तो चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। जिस कारण से यहाँ का जो पेड़ पौधा होगा, हलहला के बढ़ेगा, एकदम गर्दा छुड़ा के बढ़ेगा। हाँ ये ना, यहाँ का पेड़ पौधा इतना ना बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा, इतना तेजी से बढ़ेगा कि लोग में कंपटीशन होने लगता है। हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, काहे कि यहाँ का पेड़ पौधा बढ़ा, और बढ़ा ना, यहाँ पानी तो खूब मात्रा में है, तो अपना पत्ता को पसार लिया। क्या किया? पसार, चौड़ा चौड़ा पत्ता बना लिया, अब खूब लंबा हो गया। अब जब चौड़ा चौड़ा पत्ता बना लिया, तो नीचे जो गाछ है उसका धूप मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसका पानी तो खूब मिल रहा है, क्योंकि नीचे पानी है इतना तो ठेहुना सब जंगल में पानी है, लेकिन उसको धूप नहीं मिल रहा है। तो वो पेड़ बड़ा, धूप नहीं मिल रहा है, तो हमरा सिखाता है, और वो अपना और ऊंचा कर लिया गाछ, मतलब और बढ़ के और ऊपर हो गया। तो और ऊपर हो गया तो वो ढक लिया सबको, तो फिर क्या होगा? फिर दूसरा वाला और बढ़ेगा, जिस कारण से यहाँ पर पेड़ों के बीच में होड़ लगा रहता है, अर्थात यहाँ लंबा लंबा वृक्ष आपको मिलेगा, बढ़ता बड़ा बड़ा वृक्ष मिलेगा, बड़ा बड़ा पत्ती वाला वृक्ष मिलेगा, एकदम बहुत घना, बहुत मजबूत वृक्ष मिलेगा। कारण क्या है? प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता, और प्रचुर मात्रा में धूप यानी प्रकाश की उपलब्धता। प्रकाश संश्लेषण करेगा, अपने आप को वृद्धि करेगा, और यहाँ पे एकदम मस्त। तो विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में वन बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा, जंगल बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। अमेजोन का जंगल कहाँ है? यही क्षेत्र में है, इसी क्षेत्र में है अमेजोन का जंगल, विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। यहाँ पानी खूब मात्रा में पड़ता है। आप बताओ, जीव जंतु को भी तो वही चाहिए, जहाँ पानी अच्छा मात्रा में हो, और जहाँ पे वनस्पति जंगल ज्यादा मात्रा में, ताकि वो अपना भोजन ग्रहण कर सके। जंगल, इसीलिए वहां पे अजीब दुर्लभ तरह का जीव जंतु मिलेगा, जिसका अभी तक लोगों को पता नहीं चला है। अजीब दुर्लभ तरह का जीव जंतु आपको वहां देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है, ये लाल इसलिए कर रहे हैं, ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध ये क्षेत्र है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ेगा, वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे ब्राजील है, ब्राजील का जंगल, अमेजोन का जंगल यहीं पर है, देखो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक खतरनाक सब जानवर पाया जाएगा, खतरनाक खतरनाक सब आपको पेड़ पौधा पाया जाता है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा पाया जाता है ब्राजील के जंगल में। और यहाँ पर नहीं, अफ्रीका में भी देख लो, बहुत सारा जंगल मिलेगा, बहुत सारा क्षेत्र मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये कारण है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास है, यहाँ वर्षा पड़ेगा खूब, और यहाँ गर्मी पड़ेगा प्रचंड। खाने का यहाँ दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत हो, कभी दिक्कत नहीं होगा खाने का। यहीं पे आपको सबसे पहले जीव जंतु देखने को मिलेगा, बकरी रे, बैल रे, बोतू रे, भैंस रे, सब आपको यहीं मिलेगा, आपको अधिकांश। काहे? अरे भाई, उसको खाने का तो दिक्कतें नहीं है, जहां निकला वहां घास उगा हुआ, पानी पड़ा था ना, घास उगा, चर लिया, एकदम मस्त, हलहला गया है पूरा बकरी। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, खाने पीने का कोई तरह का दिक्कत नहीं है। यहाँ का आमो मिलेगा ना, बड़का बड़का लदाम मिलेगा, आम बड़का बड़का आम मिलेगा, भयानक सब। यहाँ पे फल उल भी एकदम प्रचुर मात्रा में अच्छे से मतलब कि उग देगा, बहुत सारा चीज यहाँ पर, मतलब प्राकृतिक रूप से ये पूरा परिपूर्ण है।
खाने का दिक्कत नहीं है लोग को। यहाँ का लोग जो है ना इतना धूप में रह के क्या हो जाता है, काला हो जाता है। इतना काला हो जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है। बात समझ में आ रही है? इतना भयानक काला हो जाता है कि अफ्रीका के लोग को देखिए काला मिलेगा। आप ये चीज देखिए, ये अफ्रीका नहीं, देखिए आप ये क्षेत्र देखिए, इस क्षेत्र का लोग काला मिलेगा आपको। ये क्षेत्र का लोग क्या मिलेगा आपको, काला मिलेगा। चाहे वो इंडोनेशियाई का नीचे वाला क्षेत्र हो, चाहे वो अफ्रीका का क्षेत्र हो, चाहे वो ब्राजील का क्षेत्र हो, कमो बेश सब जगह मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस लोगों के ऊपर ज्योग्राफी का असर हुआ है, ज्योग्राफी का प्रभाव पड़ा, इसलिए यहाँ का क्षेत्र कैसा गर्म है। आप बताइएगा, ज्योग्राफी उसी के ऊपर काम करता है जो कि पर्यावरण में रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, इन्वायरमेंट में रहता है, तब जाके आपका ज्योग्राफी काम करेगा। आप घर में रहिएगा, ज्योग्राफी काम करेगा? ये क्षेत्र है खूब गर्म क्षेत्र है, बना लिया बड़का महल है, और उसका बेटी हुआ हुआ काला मंगरेला नियर, खतरनाक काला। लेकिन वो शुरू से रहा है एकदम एसी में, पैसा है कोई दिक्कत नहीं, एसी में रहा शुरू से। तो बताओ उसके ऊपर ज्योग्राफी का असर करेगा? नहीं। फिर उसका पप्पा बाहर जाता आता है तो एकदम काला है, पता नहीं चलता होकर बेटी तो ये नहीं लगी, नहीं रहा, लगता बाहर यूरोप से लेके आया। हाँ है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत गर्म क्षेत्र है, इसलिए क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में फसल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, अच्छी मात्रा में होता है, पानी का यहाँ पे उपलब्धता बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। समुद्र से पानी उठाएगा, धाए धाए गिराएगा, ब्राजील में गिराएगा, आपका क्या कहते हैं यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री में गिराएगा, बहुत सारा क्षेत्र में ये क्या करेगा। तो देखो क्या भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आ रहा है? अगर आप देखिए भारत उष्ण कटिबंध में आ रहा है, तो भारत देखो उष्ण कटिबंध में भी आ रहा है, दूसरा क्षेत्र में भी जा रहा है, तो भारत के पास एडवांटेज हुआ। तो भारत का नीचे वाला भाग किस क्षेत्र में आएगा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आएगा। इसीलिए भारत में ऊपर में जम्मू कश्मीर ठंडा पड़ता है, और नीचे में चेन्नई, केरल, तमिलनाडु गर्म पड़ता है, साउथ में गर्म पड़ता है। साउथ में गर्म क्या कहते हैं रहने के कारण लोग धोती पहन के घूमता है, और ऊपर में नॉर्थ में कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की सब में वहाँ ठंड पड़ने के कारण वहां पे लोग आदमी कम्बल उम्बल एकदम बढ़िया से ओढ़ उड़ के पहनता है। तो भारत में ही एक ही प्रकार का लोग, जैसे भारत का ही लोग अलग अलग जगह में अलग अलग तरह का वेशभूषा अपनाया। कारण क्या है? ज्योग्राफी, भूगोल कारण है। अगर ऊपर में भी गर्मी पड़ता तो ये लोग भी धोती कुर्ता पहनता, क्योंकि कंफर्टेबल होता, हवा घुसेगा तो हवा अंदर रह जाएगा। अरे कहने का मतलब यही ना हुआ रे, ट्रैप पूरा नीचे से खुला है, मतलब क्या हवा घुसा तो रहेगा, है ना? देखो धोती का ही फोटोकॉपी क्या है, धोती है लुंगी, उसका फोटोकॉपी क्या है? उसका फोटोकॉपी क्या है? नहीं मालूम है? अरे उसी का तो अपडेटेड वर्जन हम बोल सकते हैं, 90। वो भी तो नहीं है। ये गर्मी में लोग पहनना क्यों पसंद करता है? ताकि क्या हो सके भाई, एयर सही से वेंटिलेशन हो सके। रूम अगर पैक कर देगा तो गर्मी से औका जाएगा। उसी तरीके से प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी है कि नहीं? यस यू नो। आदमी बैठता है तो शर्ट का बटन खोलेगा ताकि क्या हो सके, हम लोग का बॉडी जो है ना वो नॉर्मल हो सके, ठंडा रह सके। बात समझ में आ रही है? खैर चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा भारत में, तो ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। तो अगर हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो क्या अलग अलग देश का पढ़ना जरूरी है? अरे जो वातावरण यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का होगा वही यहाँ का होगा, सबका एक ही जैसा होगा लगभग। अगर एक बार हम किसी एक जगह का ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, क्या सभ्य का पढ़ना होगा? नहीं। यही तो एडवांटेज है अच्छे से पढ़ने का। हर देश का क्यों पढ़ेंगे हम? अगर एक जगह का पढ़ेंगे सब में काम नहीं होगा, सब में लागू होगा। समझ में आया क्या? हाँ ये ना? तो ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में पेड़ पौधा कैसा मिलेगा? लंबा लंबा। कैसा मिलेगा? मोटा मोटा, एकदम मजबूत सब। तो सबसे लंबा लंबा पेड़ पौधा कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। इन लोग में रिकॉर्ड चलता है, भयानक रिकॉर्ड चलता है एक दूसरे से। और यहाँ पर जंगल जो मिलेगा उसमें धूप मिलेगा नहीं, ढक लिया, पूरा जंगले ढक लिया। जिस कारण से अगर पानी पड़ा अंदर चला गया, अरे भाई खाली रहेगा जंगल तब ना धूपवा पड़ेगा तो उपनिया को वाष्प बन के उड़ाएगा। धूपवा पर ये नहीं देता, तनी मनी धूप पड़ता है, तनी मनी परछाई नियर, जैसे नहीं घुसता बीच से लाइट एगो, ऐसे तनी मनी धूप वहां पड़ता है। जिस कारण से अंदर जो पानी फंस गया ना, इतना इतना पानी रहता है। तो यहाँ का जो जंगल है ना वो सदाबहार वन है, सदाबहार जंगल है, यानी यहाँ पानी का कोई दिक्कत नहीं होता है। जिस कारण से जहाँ का पानी का दिक्कत नहीं होता ना, इसीलिए यहाँ का पेड़ पौधा जो है अपना पत्ती को नहीं खोता है। इसीलिए यहाँ सालों भर यहाँ का जंगल में पत्ती मिलेगा। जंगल में क्या मिलेगा? पत्ती। पत्ती का मतलब पत्ता मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन हम लोग का देखो, आसपास का देख लो,
अभी देखना पतझड़ का समय आ गया, सब पत्ता उड़ना अब बंद, झरना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, फिर खत्म। होली के समय तो वीरान लगता है कि माइक के कर वो चला गया है, नहीं लगता है? सब बटोर बटोर के एकदम लाह अग्नि में जला दो सब, होलिका दहन मना लो, नहीं होता है। अब से देखना ना शुरू हो गया है, खूब देखना ना पत्ता तो किसी कभी देखा है पत्ता से खूब घर गिना रहा है, गिराता है ना अब। और यही देखो फरवरी के आसपास, जनवरी का क्या हरियाली रहता है, हाँ है ना, रहता है कि नहीं? तो लेकिन यहाँ का पत्ती गिरेगा? नहीं गिरेगा, ऊपर वाला भाग का गिरे, यहाँ का नहीं। कारण क्या है, खूब बरसात पड़ रहा है, खूब पानी यहाँ पर है, कोई दिक्कत वाली बात इसको नहीं है, जो चीज चाहिए वो यहाँ पे मिल रहा है। चश्मा वाली दीदी समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम याद रखिएगा। तुमको क्या हुआ, हंस रहा है? क्या हुआ, तो दिमाग ठीक है न रे? नहीं, कई बार कोई सामान ठीक नहीं रहता, आदमी उसको पटकता है तो फिर ठीक हो जाता है, वही कर देंगे थोड़ा सा। चलो यहाँ ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का ना? चलिए, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। क्या भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है? आता तो है, देखो तो, आता है कि नहीं? हाँ ये ना, भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में आता है। क्या भारत को विषुवत रेखा काटती है? अंधरा के कहाँ काटती, देखो, भारत ऊपर में, विषुवत रेखा नीचे में, काटती है। तो भारत को वो कौन सी इंपॉर्टेंट रेखा काटती है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। चलो, अधिकांश अधिकांश सूर्य का प्रकाश कहाँ तक जाती है? यार, कहाँ तक? आओ ना इधर यार तुम। हाँ, कहाँ तक जाती है, विषुवत रेखा से कर्क रेखा, वापस से मकर रेखा, इसी के बीच में ये ट्रेवल करती है, जाते रहती है। तो जब यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर तो खड़े धूप पर आएगी, कर्क रेखा पर खड़े धूप पड़ेगा एकदम लंबवत। लेकिन यहाँ पर खड़े धूप पड़ेगा, लेकिन इधर वाला धूप नहीं, इधर वाला भी प्रकाश जाएगा कि नहीं? हाँ ही ना, इधर भी धूप जाएगा। जब यहाँ पर रहेगी तिरछा धूप यहाँ नहीं जाएगा रे, बोलो हाँ या ना? तो तिरछा, जैसे एग्जांपल लेते हैं, ट्यूबलाइट है यहाँ नीचे हम है, तो ट्यूबलाइट से सीधा डायरेक्ट धूप यहाँ पर रहा है, लाइट पड़ रहा है, लेकिन उधर भी तो लाइट आ रहा है, लेकिन तिरछा जा रहा है कि नहीं? बात समझो मेरा बात को, यहाँ खड़े लाइट आ रहा है, उधर तिरछा लाइट जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? यस यू नो? ठीक है। उसी तरीके से यहाँ तिरछा लाइट जाएगा, जब तिरछा लाइट जाएगा तो इस क्षेत्र में क्या आएगा, गर्मी आएगा। क्या आएगा? गर्मी। गर्मी को हम लोग क्या कहेंगे, उष्ण। इस क्षेत्र में क्या आएगा, उष्ण आएगा। क्या आएगा, उष्ण, मतलब गर्मी आएगा। बोलो हाँ है ना? इस क्षेत्र में क्या आएगा, गर्मी आएगा। और जब यही वाला यहाँ आएगा तो ये क्षेत्र में फिर क्या आएगा, तिरछा लाइट इधर पड़ेगा, तो ये क्षेत्र में भी गर्मी आएगा, यानी यहाँ पर भी क्या आएगा, उष्ण आएगा। ए यार क्या इसका, अच्छा वो गलत सिलेक्ट कर लिया, उष्ण आएगा। बोलो हाँ है ना? लेकिन एक बात बताओ, जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है तो यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, तो यहाँ क्या पड़ेगा, ठंडा उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठंडक उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ठंडक। क्या उत्पन्न होगा दीदी, ठंडक। यानी यहाँ पे शीत उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, शीत। और जब मेरा ये वहां पे चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर तब उस कंडीशन में क्या उत्पन्न हो जाएगा, शीत। क्या उत्पन्न हो जाएगा, शीत। तो ये क्षेत्र जो है देख रहे हैं, मकर रेखा के नीचे वाला क्षेत्र और कर्क रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ शीत और उष्ण दोनों पड़ रहा है। बोलो हाँ ये ना? देखो, तुम लोग समझो आप यहाँ पे, जब मेरा यहाँ पर रहेगा तिरछा लाइट इधर पड़ रहा है, इधर भी पड़ रहा है, तो उष्णा तो पड़ रहा है। लेकिन जब मेरा इधर गया तो भी लाइट इधर तिरछा पड़ रहा है। जब मेरा यहाँ पर आया फिर भी लाइट तिरछा पड़ रहा है, तो इन लोग को लाइट हमेशा तिरछा पड़ते रहता है, इसलिए उष्ण कहलाएगा। यहाँ शीत का कोई बात ही नहीं आता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो ये क्षेत्र में लाइट पड़ा, उष्ण पड़ा, यहाँ उष्ण हो गया, गर्म क्षेत्र हो गया। लेकिन ये यहाँ पे नहीं पड़ा, क्योंकि प्रकाश तो यहीं तक पड़ेगा, ये यहाँ नहीं पड़ा, ये शीत हो गया, शीत में ठंडा उत्पन्न हो गया। उसी तरीके से जब मेरा ये यहाँ पे आया तो यहाँ पर प्रकाश पड़ा, लेकिन यहाँ नहीं पड़ा, ये उष्ण हो गया। तो ये दो क्षेत्र ऐसा दिख रहा है जहाँ पे शीत और उष्ण दोनों पड़ रहा है। और क्षेत्र को भूगोल में क्या कहते हैं, कटिबंध। इसीलिए इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद कर दिए, क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। ये भी क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। आगे बोलो ना क्या कहलाएगा। लेकिन तुम एक बात बताओ, ये सूरज यहाँ, ये सूरज यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, इस भाग में कहियो धूप पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, उष्मा जा रहा है, इस भाग में जा रहा है, तो ये भाग क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध, क्योंकि हमेशा ठंडी पड़ेगा। ये क्योंकि यहाँ पे प्रकाश के नाम पे खाली लाइट जाता है, लाइट, हीट नहीं होता है।
इसको कहेंगे शीत कटिबंध। क्या कहेंगे? इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? शीत कटिबंध कहेंगे। नया समझ में आया सर। तो देखो तुम, एगो 100 वाट वाला बॉल है। कितना वाट वाला बॉल है? 100 वाट वाला बॉल है। 100 वाट वाला बॉल है। 100 वाट वाला बॉल जब जलता है तो वो क्या क्या देता है? 100 वाट वाला बॉल जलता है तो वो लाइट भी देता है और हीट भी देता है। 100 वाट वाला बॉल। लेकिन लेकिन आपका जो क्या कहते हैं ट्यूबलाइट है, ये क्या कहते हैं 9 वाट वाला बॉल है, जो आपका क्या कहते हैं एलईडी बॉल है, वो केवल लाइट देता है। क्या देता है? लाइट। उसी तरीके से ध्यान से सुनना बाबू मेरा बात को, अगर हम 100 वाट वाला बॉल यहाँ लगा दिया, वहां बैठ गया, तो वहां पर लाइट जाएगा, लेकिन हीट जाएगा क्या? हीट ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। हीट ज्यादा दूर तक, लेकिन लाइट ज्यादा दूर तक चल जाता है। बात समझो मेरा बात। भेपर लगा दिए यहाँ पर, तो अगल बगल वाला को तो लगेगा ठीक है गर्मी पड़ रहा है, लेकिन दूर वाला को खाली लाइट पहुंचेगा, भेपर का हीट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? वेरी गुड। उसी तरीके से जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश रहेगा, तिरछा लाइट यहाँ पड़ जाएगा, लाइट पड़ेगा लेकिन उष्मा नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे जब रहेगा तो यहाँ लाइट पड़ेगा लेकिन उष्मा नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये कटिबंध शीत कटिबंध ही कहला जाता है। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। क्या कहलाता है? शीत कटिबंध। तो हम देखें ना पूरे ज्योग्राफी में जो क्षेत्र को बांटे हैं, कितने क्षेत्र में बांटे? 3 क्षेत्र में। कितने क्षेत्र में? बोलो। उष्ण कटिबंध, धीरे धीरे बोलना है। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। भारत में किस तरह का कटिबंध उपस्थित है? जल्दी से बताइएगा। 2 तरह का। दांत तोड़ देंगे खाली बोलेगा शीत कटिबंध। तो 2 तरह का। कैसे? तुम यहाँ मेरा बात को समझो अच्छे से। भारत में ये वाला क्षेत्र तो हम लोग देख लिए, कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध। और ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण। क्या भारत में शीत कटिबंध क्षेत्र मौजूद है? नहीं है। कहाँ है मौजूद? शीत कटिबंध ऊपर आर्कटिक के ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पर आर्कटिक के ऊपर शीत कटिबंध है और अंटार्कटिक के नीचे शीत कटिबंध है। भारत उसके ऊपर है? नहीं है। तो भारत में शीत कटिबंध नहीं है। समझ में आया दीदी? चलिए, तो अब आप लोग बताइएगा, आप लोग देखिएगा, हम जो कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। दो मिनट आप बस छोड़ देंगे, टेंशन मत लो। चलो, हम बताइए 1 नंबर में कौन सा कटिबंध है? उष्ण कटिबंध। 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में। कटिबंध कितना तरह का? गधा के का 3 तरह का। कितना तरह का? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। बोलो। विषुवत रेखा पे कौन सा कटिबंध पाया जाएगा? विषुवत रेखा के आसपास उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा के ऊपर अब मकर रेखा के नीचे कौन कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध। और आर्कटिक रेखा के अंदर, अंटार्कटिक रेखा के अंदर कौन कटिबंध? शीत कटिबंध। कौन कटिबंध? शीत कट। इसीलिए ऊपर में नॉर्थ पोल, नीचे में साउथ पोल। 2 गो पोल है। क्या गो पोल है? 2 गो पोल है। वो कौन बिजली वाला पोल है? नहीं। नाम है ध्रुव है, इसको कहते हैं ध्रुव। हाँ है ना? यही है ध्रुव, जहाँ पे हम लोग छड़ लगा दिया, एक्सल लगा दिया, गोल गोल घुमाते हैं, यही है ध्रुव 2 गो। बात समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है? ध्रुव है। एगो हमरो ध्रुव था यहाँ पर, ये भी ध्रुव है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसीलिए इस जगह पे क्या जमल रहेगा हमेशा? 24 महीना, 12 महीना ध्रुव पे बर्फ जमल रहेगा। पकड़लवा क्या जमल रहेगा ऊपर में? बर्फ। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के नाम पर केवल खाली लाइट पहुंच रहा है, उष्मा नहीं पहुंच रहा है। यहाँ पर भी क्या खाली शीत कटिबंध। इसीलिए बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम मेरा बात को ध्यान से सुनना बाबू। अगर कोई शीत कटिबंध में है, यहाँ बर्फ जमा है, जब मेरा बर्फ जमेगा तो यहाँ पानी कम मात्रा में, पानी तो है लेकिन बर्फ के फॉर्म में है, या हवा का गति स्लो हो जाएगा। हवा का गति क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। हवा उतना ज्यादा मात्रा में गति नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? अंदर तंदर चलेगा, वो अलग बात हो गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जीव जंतु उतना ज्यादा विकसित नहीं कर पाएगा। जीव जंतु उतना विकसित नहीं। इतना ज्यादा ठंडा, एक्सट्रीम ठंडा को बर्दाश्त करने के लिए मानव का शरीर नहीं बना है। इसलिए मानव का संख्या क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्या मिलेगा? कम मिलेगा।
तो ये जो कटिबंध क्षेत्र है, शीत कटिबंध, ये मानव यहाँ पे बहुत कम मात्रा में रहता है, जीव जंतु बहुत कम मात्रा में रहता है, पेड़ पौधा बहुत कम मात्रा में होता है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा कम मिलेगा, यहाँ पे जनसंख्या नहीं मिलेगा। हाँ ना। अब तुम बताओ, यहाँ पे जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र में है, सुनो, जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र में है, इन लोग का तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ रोप दिया, ढाई से हो गया, खा पी के एकदम तंदुरुस्त रहेगा, अपना ढेरी बच्चा पैदा कर लेगा। यस नो, इन लोग को खाने पीने का दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई इस कटिबंध में रह रहा है इन केस, और यहाँ पे रह रहा है, उसको जीवन को जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, आप मेरा बात को समझिए। हाँ ही ना। इसको जीवन को जीने के लिए कितना संघर्ष, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ ढेरी खूब जानवर है, मार के खा लो। आदिवासी ऐसा, ये लोग अगर जानवर मारेगा भी ना, तो जानवर होना तो चाहिए पहले, तब ना मारेगा, तो मारेगा कैसे? यही सबसे कारण यहाँ पर जीवन जीना बहुत ज्यादा क्या दुर्लभ हो जाता है, यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा दुर्लभ हो जाता है। हाँ ना। पेड़ पौधा नहीं है यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में। अगर यहाँ पेड़ पौधा मिलेगा भी ना, तो बताओ, अगर अगर जैसा हम लोग के आसपास का पेड़ पौधा है, ऐसा मिल जाए एकदम फैलल एकदम पसरा हुआ पेड़ पौधा, तो यहाँ पे मर जाएगा, है बर्फ गिरेगा, भारी हो जाएगा, सब पेड़ धस जाएगा। हाँ ना। इसीलिए यहाँ का पेड़ पौधा कैसा मिलेगा? शंकु आकार। कैसा मिलेगा? शंकु आकार, शंकु के आकार का पेड़ पौधा, ताकि गिरे ना तो सर के नीचे आ जाए। और यहाँ का जो अगर कोई मान लो इस वाले क्षेत्र में कोई अगर बिल्डिंग उल्डिंग भी बनाता है, कैसा बनाएगा? इसी तरह का बनाएगा, ससर जाए। इसीलिए लंदन तंदन में देखिए, कनाडा सब में इसी तरह का बिल्डिंग बनाएगा, ताकि ससर के नीचे चल जाए। रूस में सब ऐसी ही बिल्डिंग बनाएगा। चाइना में ना बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, दुबई में ना बड़का बड़का बिल्डिंग बनाता है, भारत में ना बड़का बड़का बिल्डिंग बनाते हैं, यूएसए का कुछ इलाका में ना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है। क्या सब जगह बनेगा बड़ा बड़ा बिल्डिंग? क्या लोग के पास पैसा नहीं है? अरे खूब पैसा है, लेकिन लोग बुद्धि है, उतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया। अब बड़ा बिल्डिंग में इतना ना बर्फ जम गया, इतना ना बर्फ जम गया, निकालने का कोई सुविधा नहीं है, पूरा बिल्डिंग हो जाएगा ओवरलोड, भारी हो जाएगा, बिल्डिंग बनना संभव नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसीलिए उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग वहां नहीं बनाता है। और दूसरा, काहे बनाएगा एगो खाली दिखाने के लिए? ये दुबई में बुर्ज खलीफा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई खलीफा है नहीं ना। काहे ला बनाएंगे हम इतना बड़ा बिल्डिंग? उन लोग के पास जमीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, और जनसंख्या वहां कम ना है, खाने पीने की सुविधा नहीं है। अब समझो मेरा बात अंतर, इन लोग को खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, जहां देखे वहां पेड़ में फल लगा हुआ, ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, वहां जाके खा के आके पेट भर लेगा। और जब पेट भरेगा तो कौन चीज करेगा? सूतेगा। कोई तरह दिक्कत तो है नहीं। बोलो हाँ या ना। वहां ना तो जानवर को दिक्कत है, ना तो मानव को दिक्कत है। ये लोग कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जो रह रहा है उष्ण कटिबंध का ऊपर वाला में और शीत कटिबंध में, ये लोग को खाने का भी दिक्कत है, रहने का भी, हर चीज का दिक्कत है। और याद देखिएगा, जिसको दिक्कत होता है वही कुछ ना कुछ करता है। यही कारण से ये लोग दिमाग लगाना शुरू कर दिया। क्या लगाना शुरू कर दिया? दिमाग। ये वाला जो सब लोग है, ये सब अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। और दिमाग लगाने लगा कि अब मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, ये लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग के पास ढेरी चीज है ना। ये लोग आराम से धान उगाएगा, गेहूं उगाएगा, दाल उगाएगा, आलू उगाएगा, सब्जी उगाएगा, बोरा उगाएगा, भिंडी उगाएगा, उगाएगा, बैगन उगाएगा, ढेरी चीज उगाएगा, लौकी उगाएगा, बड़का बड़का लौकी हो जाएगा, करेला उगाएगा, नेनुआ उगाएगा, भट्टा बैगन उगाएगा, ढेरी चीज उगाएगा। लेकिन ये लोग क्या करेगा? झुंझुना बजाएगा, भूखले रहेगा। इसीलिए ये लोग सोचा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग चलो इधर जा करके। तो ये लोग क्या किया, देखो, जिसके पास जिस चीज का कमी रहता है वो उस चीज को समझता है। इसीलिए ये लोग क्या किया, चीजों को, नई नई चीजों को सीखने पर बल दिया, चीजों को सीखा। बात समझ में रहे क्या? ये लोग चीजों को सीखा, बहुत सारा नॉलेज को एक्वायर किया, और इसका ये परिणाम हुआ, ये लोग आकर के खचरा सा भारत को गुलाम बना लिया। इधर इधर हिंद चीन में गुलाम बना लिया, इधर पूरे के पूरे को गुलाम बना लिया। बताओ, इस जिस पे किसी का अधिकार, ये लोग अपना दिमाग को विकसित नहीं किया, केवल खाया सूता, खाया सूता, खाया और सूता। और ये हर चीजों को देखा, हर चीजों को समझा, बहुत सारा नॉलेज को एक्वायर किया, जिसका परिणाम ये आया, अभी के समय में इसके पास बहुत कुछ नहीं रहते हुए भी सब कुछ है, कारण खरीद लेता है। बात समझो, इन लोग के पास भगवान कुछ नहीं दिए, बहुत कम मात्रा में। लेकिन ये क्या किया है, दूसरे जगह से ला करके बहुत चीज इन लोग को इकट्ठा कर लिया, पूरा यूरोप वाला सब डेवलप कर लिया अपने आप को। क्योंकि ये लोग को लगा कि अगर हम ऐसे अगर अपन शांत होकर बैठ जाएंगे ना, तो भूखले मर जाएंगे, है ना। इसीलिए हमको क्या करना होगा, बल बुद्धि से काम लेना होगा। इसीलिए पूरा गुलाम बनाना शुरू कर दिया, उपनिवेश बना लिया पूरा, एकदम भयानक, है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? खैर चलिए, ये तो छोटा सा आज का क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास, बस इतना ही। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, फिर क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइएगा, बताइएगा ना। पृथ्वी के बीच में खींची गई रेखा को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा या
कितना कितना डिग्री पर? 0 डिग्री। भूमध्य रेखा के ऊपर कर्क रेखा, कर्क रेखा के ऊपर आर्कटिक रेखा, मार के दांत तोड़ देंगे, आर्कटिक रेखा कौन सा? चलिए इसके नीचे, उसके नीचे अंटार्कटिक रेखा कितना डिग्री? 66.5। मकर रेखा साढ़े, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। और क्या कहते हैं आर्कटिक रेखा 66.5 डिग्री। विषुवत रेखा 0 डिग्री। आपसे अगर कोई पूछेगा बताइए विषुवत रेखा या उष्ण कटिबंध क्षेत्र क्या है, बोले कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र है। आप कोई कहेगा शीतोष्ण कटिबंध क्या है, बोले मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे? शीतोष्ण। लेकिन कोई बच्चा अगर बोल दिया कि कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के बीच के क्षेत्र को हम शीतोष्ण कटिबंध, तो लोग पकड़ के मुंह तोड़ देगा कर? नहीं ना, वो क्या गलत बोला? दोनों तो एक क्या बात हुआ? बोलो हाँ ही ना। चलिए भारत में कौन सा दो तरह का कटिबंध पाया जाता है? दो तरह का, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। हाँ ही ना। भारत से होकर के कौन सी इंपोर्टेंट रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। क्या बिहार से होकर जाती है मकर रेखा, कर्क रेखा? नहीं जाती है। जाती है? नहीं। बोलेगा वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों इंपोर्टेंट रेखा जाती है? कौन सा महाद्वीप है? तो देखिए यहाँ पर चीजों को देखिए तब समझिएगा। ये है एशिया अफ्रीका महाद्वीप। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में ये देखिए विषुवत भी है, कर्क भी है और मकर भी है। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है, इकलौता महाद्वीप है जिसमें तीनों इंपोर्टेंट रेखा गुजरती है। तीनों इंपोर्टेंट रेखा गुजरती है। समझ में आया क्या? शीत कटिबंध, नीचे वाले क्षेत्र को शीत कटिबंध, सबसे ठंडा जग क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्षेत्र में पेड़ पौधा कैसा होगा? शंकुआकार होगा। कैसा होगा? शीत शीत शीतोष्ण शीत कटिबंध में जानवर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? तो वहां पे जानवर मिलेगा आपको कैसा? मोटा चमड़ी वाला जानवर मिलेगा, सील मिलेगा आपको। वहां का भालू, एक अलग भालू होता है पोलर बियर, ध्रुव ये भालू जिसको कहते हैं, पोलर बियर मिलेगा। बस बहुत खूनकार होता है, मार के गर्दा छोड़ा के खा जाएगा। बात समझ में रहे क्या? है ना, ये सब पोलर बियर। यहाँ मर जाइएगा ना तो 2 साल के बाद भी जाइएगा ना तो लाश वैसने का वैसने रहेगा, सर्वे नहीं करेगा। फ्रीज वाला काम करता है, पूरा फ्रीज है ना, फ्रीज है ना। इसीलिए जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है ना, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट पे जब कोई चढ़ता है तो ऊपरवा में जाने पर ठंडा हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पे ठंडा हो जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर घटता है, वहाँ ठंडा हो जाता है, पूरा बर्फ है। इसलिए कोई मगर वहाँ मर गया ना, जाते जाते वहीं मर गया, वहीं रह गया। तो क्या जब कोई चढ़ता है ना, ऐसे चढ़ता है तो देखा अरे लिखा है रे, बर्फ से ढका हुआ, हटाया देखता लाश है, फिर उसको हटा करके आगू बढ़ता है वो लोग। तुम समझ लो इतना एडवेंचर वाला काम है ना। आदि, एक आध आदमी सब देखेगा वहीं पर रह जाएगा जहाँ के माँ का हो गए है ना, वहीं ना डर जाएगा। उससे संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आया? तो ये सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ चीजों को हम लोग पढ़े तो घर जा करके आपको क्या करना है, एगो कोरा पन्ना लेना है। कैसा पन्ना लेना है? गोरा पन्ना नहीं, कोरा पन्ना। कैसा पन्ना लेना है? कोरा पन्ना, ऐसे करके। और ऐसे करके लाइन खींचना है, बोलना है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर्क रेखा, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। फिर ऐसे से करना है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ये दोनों को एक जैसा रंग से पोतना। शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, ये आपको घर में जाके करके आना है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये आपका इतना होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा? होमवर्क। हाँ हाँ। और याद रखिएगा इसको अच्छे से पोत पात दीजिएगा बढ़िया से, थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन दीजिएगा, इससे देखने में बढ़िया लगेगा, पता चलेगा ये उष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये दोनों को एक जैसा पोतिएगा, ऊपर नीचे एक जैसा पोतिएगा। अब सब एक जैसा नहीं पोत देना, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके बाय।